नमस्कार, इमेजेस में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं इमेजेस हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम एक नारी के अलग अलग रूपों से आपको अवगत कराते हैं, एक महिला की शख्सियत के अलग अलग पहलुओं के बारे में आपको बताते हैं। इमेजेस के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि एक स्त्री जो है वो माँ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है और कहीं ना कहीं गुरु भी है। इससे परे आज की महिला की अगर हम बात करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल भी है जो अपने लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है और कहना ना होगा अब तो वो अंतरिक्ष तक भी अपनी पहुंच बना चुकी है। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं। पद्मश्री हैं आप अमर ज्योति जो कि रिहेबिलिटेशन और रिसर्च सेंटर है उसकी फाउंडर हैं, मैनेजिंग सेक्रेटरी हैं। और आपके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो परिचय में ही इतना कुछ है कि हम कह सकते हैं कि महिला होने के नाते जिन गुणों की अपेक्षा एक स्त्री से की जाती है वो सब आप में आगे समाहित हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली के विषय में। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। 30 साल पहले आपने 15 बच्चों के साथ में जो कि डिसेबल्ड थे और 15 जो कि नॉर्मल थे, उनके साथ एक पेड़ के नीचे अपना ये मिशन शुरू किया था। और कहते हैं कि हर बड़े प्रयास की जो शुरुआत है वो एक छोटी कोशिश से हुआ करती है। तो ये जो आपने शुरुआत की उस समय क्या था आपके जहन में? इस बात का विचार तो 1965 में आया था जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और उस समय इंडो पाक वॉर भी चल रही थी। तो उस एक्सीडेंट में उसका एक पाँव 3 बार एम्पुटेट करना पड़ा और स्टंप उसका बहुत ही छोटा सा रह गया। तो उसके लिए जो हम आर्टिफिशियल लेग ढूंढ रहे थे, प्रोस्थेसिस जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए हम ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, पुणे से बॉम्बे, सब जगह गए लेकिन वो नहीं मिला। और वॉर की वजह से थाउजेंड्स ऑफ एम्पुटीज़ मैंने देखे और उन सब की वही हालत थी कि अरे यहाँ नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे, 6 महीने बाद आना, फिर देखेंगे। तो ये हाय बेचारा, ये छोटी सी उम्र में क्या हो गया। तो एक समाज का जो दृष्टिकोण था और जो स्केर्सिटी थी हमारी फैसिलिटीज़ की, तो मैंने उस समय ये विचार अपने मन में रखा कि एक दिन हम लोग ज़रूर एक ऐसी संस्था बनाएंगे जहाँ विकलांगों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण ना हो और उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो आज जो देख रहे हैं, हमने पेड़ के नीचे शुरू किया था, घर की छत पर दफ्तर था और हर चीज़ की एक समस्या थी। तो अमर ज्योति की कहानी एक तूफ़ान और दिए की कहानी है। इसमें बहुत चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से हर चैलेंज को हम लोग विन ओवर कर सके। और वो भी इसलिए कि एक तरह से लोग जुड़ते गए और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए जुड़ते गए। तो मैंने अपनी सैलरी 1965 में पोस्ट ऑफिस अकाउंट में रखनी शुरू कर दी थी, जिससे कि जब भी मौका लगेगा तो कुछ थोड़ा सा पैसा होगा ट्रस्ट बनाने का। तो 1981 तक एक किस्म का स्टडी और सर्वे ही चलता रहा। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और मैं 30 साल पढ़ाया भी है। और PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के बाद मन में आया कि अगर ऐसी संस्था चलानी है तो मैं M.Ed इन स्पेशल एजुकेशन कर लूँ, और मैनचेस्टर से करने का मौका मिला। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, छोटी शुरुआत ज़रूर है पर हमें बहुत कुछ गहराई में जाना होगा। तो सब डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ डील करना एक रेसिपी नहीं है। तो हम लोगों ने हर साल एक क्लास बढ़ाई और 4 साल बाद हमें ये ज़मीन मिली। तो ये भी एक एक कमरा करके जो आप देख रहे हैं आज, वो एकदम नहीं बनी है। तो उसमें हमने प्रोफेशनल्स की कमी नहीं होने दी। जब ट्रस्टीज़ बनाए तब भी कोशिश ये की कि एक एजुकेशनिस्ट हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक लीगल एडवाइज़र हो, एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, जिससे कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े वो हमारे ट्रस्टीज़ में हो और हमें पे ना करना पड़े। तो एक
होता है फंड रेज करना और एक होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना। तो ये हम दोनों ही करते रहे, साथ साथ फंड्स रेज किए और ज़रूरत बढ़ती गई और विज़न जो था उसमें ऐसा लग रहा था एनहेंस ही हो रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा है। तो हर तरह से कहानी और मुश्किल होती गई, लेकिन चूँकि दृढ़ निश्चय कर चुके थे और हाय बेचारा एटीट्यूड को ख़त्म करना था और मन में ये भी आ चुका था कि एक पायलट प्रोजेक्ट हो जिसको रेप्लिकेट किया जा सके पूरी कंट्री में। तो मैंने कहीं भी नहीं देखा था कि एक साथ पढ़ाया जाता है। तो मुझे सब लोग सोचते थे कि ये सही दिमाग की नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग प्रूव कर सके कि अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को प्रोवाइड कर सकें और एक जनरल टीचर्स को एक्विप कर सकें इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। तो जो 30 बच्चों का हर साल एक क्लास पढ़ाते गए, तो आज 450 बच्चे यहाँ हैं, 250 बच्चे ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में हमारी पूरी फुल फ्लेश्ड ब्रांच है। तो वहाँ हमें ये लगने लगा कि अब हम समाज को कह सकते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, ये मुश्किल है पर मुमकिन है, और अगर कोई चीज़ मुमकिन है तो ऑल यू नीड इज़ योर डिटर्मिनेशन। रिसेंटली जब हमारे यहाँ आमिर खान जी आए और सत्यमेव जयते का उन्होंने एक एपिसोड में अमर ज्योति की चर्चा की, तो उसके बाद मेरे पास 523 चिट्ठियाँ आईं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और सब ने एक ही बात कॉमन कही कि हम अमर ज्योति को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की समस्याओं का जो हल है वो एक ही बात से है, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिविटी इन जनरल एटमॉस्फेयर। तो अगर हम ये देख सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए जिस पर नॉन डिसेबल्ड होते हैं, तो वो एक असली उपलब्धि है। Message to the disabled is never to ever feel disabled, and to the average human being or the average people who consider themselves able is to not to patronize. समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ आपको पैसा भी चाहिए होता है, प्रेरणा भी चाहिए होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत से अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कोई मना भी नहीं करता है। तो हमने बहुत तरीक़ों से फंड्स रेज किए हैं और एक एक प्रोजेक्ट को एट ए टाइम लिया है। एक स्त्री के बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो बेटी है, पत्नी है, माँ है, प्रोफेशनल है, और आपने उससे परे एक नया रोल अपने लिए गढ़ा। तो ये सब चीज़ों में सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मेरे परिवार का सहयोग, मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग, उनका बहुत बड़ा दिल कि आप इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं। उनको लोगों ने पूछा भी कि आप इतना समय उनको बाहर कैसे लेने देते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो कोई किटी पार्टी में नहीं जा रही हैं, ताश खेलने नहीं जा रही हैं, सिनेमा देखने नहीं जा रही हैं, ज्वेलरी खरीदने नहीं जा रही हैं, वो तो एक समाज सेवा के लिए जा रही हैं। तो मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि इधर का मैं संभाल लूँगा, आप उधर करिए। और इन फैक्ट जब तक बच्चे बहुत छोटे थे तब तक मैंने इंतज़ार भी की। मैंने 1965 से 81 तक इसलिए इंतज़ार की कि कुछ पैसा जमा हो और कुछ बच्चे बड़े हो जाएं, और बच्चों ने तो अपनी छोटी उम्र से अमर ज्योति में सहयोग दिया है। मेरे हस्बैंड के अलावा मेरे दोनों साइड से, पेरेंट्स इन लॉ के साइड से, अपने पेरेंट्स के साइड से, और आज तो मेरे नीसेस नेव्यूज़ भी इसमें जुड़े हुए हैं। हर तरह से जो बाहर हैं वो पैसा भेज देते हैं कि हम पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो जो भी हम कर सकेंगे बराबर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा देने वालों की भी कमी नहीं है। हम सोचते थे कि बिल्डिंग का काम बंद कर दो क्योंकि पैसा नहीं, अपने आप ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ गया। और मैं शिरडी बाबा में बहुत बिलीव करती हूँ, वो मेरे चीफ मैनेजर हैं। तो जब ऐसा लगता है तो आई लुक एट नाउ, डू यू वांट मी टू स्टॉप दिस वर्क, एंड ही मेक श्योर कि कोई ना कोई आ जाता है और वो काम उस समय के लिए तो चल पड़ता है, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो सरकार की भी मुझे पूरी मदद मिली है ऑल थ्रू,
मिनिस्ट्री ऑफ HRD से भी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने तो ऑल थ्रू संभाला है। ओलंपिक्स का इंटरनेशनल भी ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने करवाया, और हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने सपोर्ट दिया है, इसलिए हो पाए हैं। चाहे वो पार्शल सपोर्ट है, लेकिन एवरी पेनी काउंट्स। तो अगर हमें पूरा नहीं भी मिलता तो हम बाकी रेज करते हैं, पर उतना कम करना पड़ता है। तो और एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन की तरह हम लोग अपना सहयोग बढ़ाने के लिए हर चीज़ जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से करते हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा सहयोग मुझे मिला है वो मेरी मसल पावर मेरी स्टूडेंट्स हैं। जो 30 साल मैंने पढ़ाया, तो मेरे कोलीग्स और मेरे स्टूडेंट्स आज तक मेरी मदद करते हैं, हर समय जिस रूप में कर सकते हैं करते हैं। तो यूथ भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, और आप तो जानती हैं युवा शक्ति को एक रात में कितना कुछ दुनिया बदल सकते हैं। तो वो मेरी असली शक्ति है। मुझे विश्वास है कि कोई भी आयाम हम लेंगे अपने हाथ में, जो भी प्रोजेक्ट हम सोचेंगे हमें करना है, उसमें हम सबको अगर इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो ज़रूर होगा। मैम, जब आप किसी बड़े प्रयास के लिए बढ़ते हैं तो लाजमी है कि बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, सोसाइटी का सपोर्ट लेने में, फैमिली का सपोर्ट लेने में। ये सब आपने कैसे मैनेज किया? मुश्किलें तो बहुत आती हैं। अब यहाँ पर स्ट्राइक भी हुई, लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की। हमने नॉन वायबिलिटी से एक डिपार्टमेंट बंद किया और उनको समझाया, 1 साल तक का टाइम दिया, पर नहीं उनको समझ में आया। पर चूंकि सच्चाई थी तो उन्हीं लोगों ने बाद में माफ़ी मांग ली। बाढ़ भी आई, आग भी लगी, पर उस सब का बाद में कुछ ना कुछ हमें हल मिलता गया। और मुझे लगता है कि चूँकि एक ये मेहनत, सच्चाई और एक ऐसा प्रयास है जिसमें सभी जुड़े हुए हैं, और इस भाव से जुड़े हैं कि हमें किसी की मदद करनी है, ना कि कोई नाम कमाना है। तो इसीलिए आप सोचते होंगे कई बार कि इतना कुछ काम अमर ज्योति में हो रहा है पर लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग किसी भी तरह की पब्लिसिटी स्वयं करने नहीं जाते हैं। जिनको मालूम होना चाहिए उन तक हमारी सर्विसेज पहुंच जाती हैं। हम लोग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन करते हैं। पहले हमने 30 अर्बन स्लम्स में किया था एक्शन एड की मदद से, अब हम 10 अर्बन स्लम्स में कर रहे हैं। उसमें भी आजकल कॉरपोरेट का CSR के अंडर नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन की तरह, और हमें बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं जो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जब इंटरनेशनल इवेंट करना था तो तीनों सर्विसेज वालों ने भी अपनी पूरी मदद की, सरकार ने तो की ही, इसके अलावा सारे यूनिवर्सिटी के लोग, कॉलेजेस के लोग, स्कूल्स के लोग सब जुड़ गए थे। तो एक किस्म का संगम अगर किसी को देखना है तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी सक्सेस का जो मंत्र है वो कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज है। एक के पास सब कुछ होना पॉसिबल है ही नहीं। तो जब तक हम इस विचार से नहीं चलेंगे कि हमें अपने साथ सबको जोड़ना है तो वो होगा भी नहीं। और जब सब जुड़े होते हैं तो आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमने देखा मैम, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि इस तरह के काम के लिए आगे आएँ, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करें, समाज के लिए कुछ करें, लेकिन वो ज़रूर चाहती हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा माध्यम या मंच नहीं मिलता जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी, एक यहाँ का छोटा सा टूर ही मोटिवेटिंग होता है। मिसेस माथुर हमारी जो ट्रस्टी हैं, वो IP कॉलेज के बच्चों को NSS के लेकर आई थी। तो शी केम हियर लाइक अ टूरिस्ट एंड बिकेम द नेटिव ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट डे आके कहती है मैं अपना जॉब छोड़ रही हूँ, मैं तो यहाँ काम करूँ। इसी तरह से चीफ कंट्रोलर DRDO जब रिटायर हुए, डॉक्टर दत्ता, वो भी हमारे ट्रस्टी हैं, वो बिल्कुल फॉर द लव ऑफ इट कई सालों से यहाँ रिटायरमेंट के बाद मदद कर रहे हैं। डॉक्टर गिडवानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थे, तो उनको बस ये लगा कि अब मैं कहीं नहीं कुछ काम करूँगा रिटायरमेंट के बाद। वो और उनकी वाइफ, डॉक्टर गिडवानी हमारे ट्रस्टी भी हैं, पूरा मेडिकल वो देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब इस संस्था को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ संभव है, क्यों नहीं हम पहले यहाँ आए। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो किसी को घर पर रोकेगी। आफ्टर ऑल जीवन सार्थक तभी होता है जब किसी और के लिए भी जिएं। और बच्चे जो घर में बिठा दिए जाते हैं, ये तो मुसीबत है हमारे लिए, हम कैसे संभालें। उन बच्चों को हम यहाँ लाकर जब एक पूरा वर्थ लिविंग बना देते हैं तो उन पेरेंट्स को भी लगने लगता है, तो वो कम्युनिटी हमारे साथ जुड़नी शुरू हो जाती है।
कि ये यहाँ तो वास्तव में कोई चीज़ है। और महिलाएं हर तरीके से यहाँ मोटिवेट होकर जुड़ती हैं, पुरुष जुड़ते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि संस्था में अंदर घुसते ही लोगों को वाइब्रेशंस आने लगती हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन प्लेस है। यहाँ जब सब मिलकर तपस्या कर रहे हैं और सब मिलकर एक अच्छे काम के लिए व्यस्त हैं, तो दूसरा आने वाला भी दूर से समझ जाता है कि यहाँ कमर्शियलिज्म नहीं है, यहाँ सेक्रीफाइस है, यहाँ सब कुछ छोड़कर लोग आकर अपना तन मन धन देने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक एक प्रेमिसेस में सब कुछ आपको नज़र आएगा। जैसे मुझे लगता है कि हमारी पढ़ाई अधूरी हो जाती है। इट हैज़ टू बी अ फुल सर्कल ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो विकलांग हो या सामान्य वर्ग हो। लेकिन इन तीनों को करने के लिए, अब जैसे आप इंक्लूजन की मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी, इंक्लूजन संभव कैसे होगा अगर बच्चों की थेरेपी नहीं होगी, उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस का इंतज़ाम नहीं होगा, उनके लिए मेडिकल डॉक्टर्स अराउंड नहीं होंगे। 26 डॉक्टर्स यहाँ वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हफ्ते में एक दिन 1 घंटा भी आते हैं तो हमारे पास तो हर दिन हर समय डॉक्टर अवेलेबल है प्रेमिसेस में। और हम वही बात सस्टेन इसलिए कर पाते हैं कि वॉलंटियर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। कई प्रोफेशनल्स आके अपना समय देते हैं और निस्वार्थ, निःशुल्क। इसी तरह से इस मेडिकल को चलाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जब ये सुविधाएं हो जाती हैं तो एक छोटी ओपीडी भी है। ओपीडी में निरंतर लोग आते रहते हैं। और हमें लगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत कमी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत, तो हमने फिजियोथेरेपी कॉलेज भी ऊपर बनाया हुआ है। तो वो 4.5 इयर्स डिग्री कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड कोर्स है। एनजीओज को जब ये कॉलेज शुरू किया था 10 साल पहले, इस तरह की रिकग्निशन मिलती ही नहीं थी। तो अमर ज्योति के लाइफ स्पैन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। तो इस कॉलेज के आ जाने से फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत कुछ सीखते हैं चारों डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और प्रोफेशनल की तरह उनमें वो सेंसिटिविटी आ जाती है टुवर्ड्स द डिसेबल्ड जो जनरली बहुत कम मिलती है। फिर हमें ये लगता है कि बच्चों को अगर उनके पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट हो जाए तो आगे उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जिसे कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस किसी भी तरीके से आसान हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन आपने देखा होगा, कई सारे कोर्सेज हैं वोकेशनल के। अब बेकरी से बच्चों को हम मिड डे मील फ्री देते हैं, और बेकरी जिसको सीखना है छुट्टियों में या उसमें, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं हम लेते हैं पर करते हैं। बाल रसोई है, बेकरी है, कंप्यूटर्स हैं, लैंग्वेज लैब है, साइंस लैब है, और जो लेटेस्ट एजुकेशन में चाहिए वो यहाँ है, जिससे कि हमारे बच्चों को जो कम्युनिटीज़ से ज़्यादा आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनको ये ना लगे कि हमें ये सब उपलब्धियाँ नहीं हुई जो अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स में होती हैं। तो स्कूल्स में जैसे पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे कभी इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ के टीचर्स ये कहते हैं कि हमें इनके इंटेलिजेंस में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। लीव असाइड दोस्त जो स्लो लर्नर्स हैं या जिनकी डेवलपमेंटल डिलेज हैं, उनको भी हम एक 1-to-1 बेसिस पर, 1-to-3 बेसिस पर, 1-to-5 बेसिस पर एज़ पर नीड तैयार करते हैं, जिससे कि वो रेगुलर क्लास में जा सकें। उन बच्चों को हम पहले गेट ट्रेनिंग देते हैं, मोबिलिटी ट्रेनिंग देते हैं, ब्रेल ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, तो क्यों ना उनको रेगुलर क्लास में भेजें। तो हर स्पेसिफिक नीड को समझते हुए उन्हें प्रॉपरली इंक्लूड किया जाता है इनटू रेगुलर्स। आपके यहाँ हमने एक चीज़ अनोखी देखी है, वो ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं वो भी डिसेबल के साथ जो जब बिहेवियर उन लोगों का होता है बहुत अलग सा होता है। कोई बेचारगी का भाव नहीं है, वो सेंसिटाइज करते हैं, रिलेट करते हैं। ये सब आप कैसे संभव कर पाएँ? दिस इज़ अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। इसमें सेंसिटाइजेशन ओवरनाइट नहीं होता है, उनको इन्वॉल्व करने से होता है। और फिर एक पायलट प्रोजेक्ट जब हाईलाइट हो जाता है तो वो एक न्यूज़ बन जाती है। आप साथ में उनको पढ़ा भी रहे हैं, एक ही क्लास में सब पढ़ रहे हैं साथ में, नो मैटर डिसेबिलिटी किसी तरह की भी हो, लेकिन सब लोग साथ में हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है। साथ हैं तो उसमें कुछ केसेस में हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन। वो असेंबली साथ होती है, मिड डे मील साथ होता है, स्पोर्ट्स साथ होते हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटी साथ होती है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग साथ होती है। पर एकेडमिक्स में उनको थोड़ा जब तक
वो इस काबिल नहीं हो जाते कि रेगुलर क्लास अटेंड कर सकें, उनको प्रिपेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा कोशिश हम ये करते हैं कि जिन चीज़ों में वो एक्सेल करते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा हो जाता है, तो वो पढ़ाई में भी अपने आप अच्छे होने लगते हैं। तो ये जितनी आप देख रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच, वो इसी बात की है। और जहाँ तक एकेडमिक्स का सवाल है, हमने नेशनल ओपन स्कूल को और इग्नू को भी अप्रोच किया। उनके स्पेशल स्टडी सेंटर्स यहाँ हैं, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो बच्चे रेगुलर CBSE एग्ज़ाम नहीं ले पाते, वो 3rd, 5th, 8th का NIOS का एग्ज़ाम दे के अपने आप को वो कागज़ का टुकड़ा मिल जाता है जिससे कि आगे बढ़ सकें। तो 8th, 10th, 12th, तो आजकल 12th के बाद तो जॉब लेना भी फिर आसान हो जाता है। तो इस किस्म के कोलैबोरेशंस भी हमारे बहुत अच्छे सफल प्रयास रहे हैं। आपको मैम बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकग्नाइज़ किया गया है। एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरा असली अवार्ड बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और मैं जब रोज़ शाम को घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज थोड़ी सी बूंद कहीं और डली है, और नींद बहुत अच्छी आती है। और ऐसा लगता है मुझे कि जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन सबको भी उसी किस्म का सेटिस्फेक्शन होता होगा जो मुझे होता है। तो इसलिए मुझे किसी से कुछ मांगने में शर्म भी नहीं आती, चाहे उनका पैसा हो, चाहे उनका समय हो, चाहे उनकी एक्सपर्टीज़ शेयर करने की हो। तो ज़्यादातर लोग तो मुझे छेड़ने लगे हैं, ख़ासकर मेरे हस्बैंड, कि अब आपको कोई फ़ोन आप करेंगे तो वो बंद कर देगा क्योंकि पैसा मांगेंगी। तो मैंने कहा 30 साल में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। तो मांगने में कोई शर्म नहीं है, इसलिए कि मैं लोगों से जो चीज़ मांग रही हूँ उसके लिए उनका ऊपर रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है। उनको इस बहाने एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन सर्विस अबव सेल्फ, एंड इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग लाइफ ईजी फॉर अदर्स। तो उसके लिए आपकी अपनी लाइफ तब एट ईज़ होती है जब परिवार साथ हो। तो सब कुछ देख लीजिए आप। अब मुझे ये डर था कि इसको इतने बड़े वेंचर को संभालेगा कौन, तो अपने आप ही मेरी बिटिया आ गई है सीमा, जो अब स्कूल की प्रिंसिपल है। 2 साल से उसने सीखा है। मेरा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन असली पॉलिसी हमने ये बनाई है कि जितने ट्रस्टीज़ हैं उन सब का एक बच्चा इन्वॉल्व करेंगे और उसमें से फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रस्टीज़ बनेगी। सो ये जो कहानी है वो चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। अमर ज्योति स्कूल में आके जो सेटिस्फैक्शन होता है मुझे, वो कहीं भी नहीं मिलता है। और डॉक्टर उमा तुली मेरी माँ ही नहीं, मेरी गुरु हैं इन एवरी सेंस आई कैन से। प्रोफेशनली उन्होंने जो मुझे सिखाया है, एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उनके साथ रह के इंसान, उनके आसपास रह के ही बहुत कुछ सीखता है। तो अमर ज्योति जैसी संस्था जो एक पेड़ के नीचे शुरू की थी और जो आप आज ये देख रहे हैं, ये सब उनका ही विजन है और हम सब उनके राह पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। 30 साल पहले मैम आपने ये प्रयास शुरू किया था, आज इसको आप यहाँ तक ले आई हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? जो आपने चाहा था वो आप कर पाई हैं, और अगर आगे के लिए पूछे तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी देखा जाए तो ड्रीम हैज़ कम ट्रू, बट वी कंटिन्यू टू ड्रीम। सो मेरा अपना विश्वास ये है कि अगर सब इंसान अब ये हो गया, इसके बाद बंद कर दें तो फिर ठीक नहीं रहेगा। सो हम लोग फ्रॉम रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं इन एवरी एंडेवर दैट वी आर पुटिंग इन। ग्वालियर दिल्ली के बाद अमर ज्योति का एज सच सेंटर ना भी हो, कम से कम ये पायलट प्रोजेक्ट और लोग रेप्लिकेट करें। तो मैं मॉरिशस में भी इंक्लूजन की प्रमोशन कर आई हूँ, और इनफैक्ट अभी जो मीटिंग हो रही है वो उनके डायरेक्टर आए हुए हैं ग्लोबल फाउंडेशन के, और मॉरिशस के अलावा UAE में हम लोग ओलंपिक शुरू करा चुके हैं, इंक्लूजन भी शुरू करा रहे हैं, और बहुत सारे अपने कंट्री के सिटीज़ में कई स्कूल से लोग यहाँ आकर देख चुके हैं और वहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। मुझे टाइम टू टाइम बुलाते हैं। अभी
नेक्स्ट वीक ही मैं अतुल विद्यालय गुजरात जा रही हूँ। उनका पूरा इरादा है कि वो अपने पब्लिक स्कूल को इंक्लूड करके ही रहेंगे और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। तो उसके लिए वो वहाँ बुला रहे हैं कि हमने आपका देख लिया, अब आप आइए, हमें फर्दर गाइड कीजिए। तो इस तरह का प्रयास मैं ज़्यादा करना चाहूँगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं में इंक्लूजन हो, क्योंकि अगर मैं अपना सेंटर खोलूँगी तो मैं हर जगह हर समय नहीं हो सकती, और टीम अच्छी मिल जाती है तो सेंटर भी खुल सकता है। पर उस प्रयास के पहले एक एश्योरेंस मुझे अच्छी टीम की चाहिए होगी। तो जो टीम ऑलरेडी अपना काम कर रही है उसी में अगर रेसिपी डल जाए तो ज़्यादा जल्दी प्रमोट होगा। सो माई एम इज़ टू प्रमोट इंक्लूजन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप मैम बहुत से बच्चों के लिए माँ हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए आप गुरु हैं। तो एक गुरु माँ होने के नाते जो ऑडियंस आपको देख रही हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं तो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि अपने जीवन में कुछ भी कर लेना मुश्किल नहीं है अगर हम लोग दृढ़ निश्चय कर लें, और ये निश्चय किए जा सकते हैं एक अच्छे काम के लिए जब हमारा दिमाग इस बात से खुला हो कि हमें कितनी भी मुश्किलें आए हम करके रहेंगे। और अगर हम क्लोज माइंड से चलेंगे कि देखो संभव हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। महिलाओं में शक्ति बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें एक स्किल होती है सबको बांध लेने की। तो मैं महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि इस शक्ति को जहाँ तक हो सके बटोर कर बांटें उस संसार में जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है आपके सहयोग। सुबह की किरणें लेकर आई खुशियों की सौगात, पत्ता पत्ता डाली डाली बोले